विद्युत चुंबकीय प्रेरण को स्टार्ट करेंगे आज हम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इंडक्शन का नाम आती लेसन 1 में आपको सबसे पहले सिखाया गया है। प्रेरण, आप जब ये कर रहे थे किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, और उसमें एक मेथड हमने देखा था प्रेरण द्वारा आप आवेशित कर सकते हैं। प्रेरण यानी कि इंडक्शन का मतलब ही है कि बिना टच किए हुए अगर कोई एक्शन आप करवा सकते हैं तो उस घटना को हम बोलते हैं प्रेरण। ठीक है, आज यहाँ पर इसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्यों बोला गया है, इसको देखने की बात है। एक्चुअली हुआ यूं कि सबसे पहले जैसे कि आपने देखा हुआ था कि अगर कहीं पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसी कंडक्टर में, तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और हमने पढ़ा था कि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या वैद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो ये देखा सबसे पहले किसने था, ऑरस्टेड ने। अब न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हम तो पढ़ते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब इस दुनिया में हर चीज का सीधे सीधा मीनिंग निकाले, दुनिया में हर चीज का क्या है, उल्टा जरूर मौजूद है। तो जब ऑरस्टेड ने देखा तो उन्होंने देखा कि अगर किसी भी कंडक्टर में हम करंट को फ्लो करवा देते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो न्यूटन के तीसरे नियम से इसका उल्टा भी पॉसिबल होना चाहिए। इसका उल्टा पॉसिबल होना चाहिए मतलब धारा से अगर मैग्नेटिज्म बन सकता है तो फिर मैग्नेटिज्म से करंट भी रहनी चाहिए। फिर तो अगर हम एक कंडक्टर ले लें और उसके चारों तरफ मैग्नेटिज्म क्रिएट कर दें, चुंबकत्व, तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। यही तो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है। फिर से सुन लीजिए, धारा से चुंबकत्व उत्पन्न होता है। ये किसने बताया, ऑरस्टेड ने। देखा सबसे पहले। तो न्यूटन के तीसरे नियम से हमने क्या सीखा है कि दुनिया में हर चीज का उल्टा जरूर है, कि अगर धारा से चुंबकत्व पैदा हो सकता है तो चुंबकत्व से धारा भी उत्पन्न की जा सकती है। फिर तो इसका मतलब अगर किसी चालक के चारों तरफ हम चुंबकीय क्षेत्र बना दें तो उस चालक में धारा बहने लगनी चाहिए। और इसके बारे में सोचा सबसे पहले फैराडे ने। फैराडे, उन्होंने इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करेंगे कि क्या प्रयोग उन्होंने किया था आखिरकार। लेकिन इन सबको एक्सपेरिमेंट को सीखने से पहले एक छोटा सा आर्टिकल है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट इसी से रिलेटेड आपका रहेगा। वो क्या आर्टिकल है, उसका नाम है चुंबकीय फ्लक्स। इससे पहले इसी प्रकार का एक शब्द आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जिसका नाम था वैद्युत फ्लक्स। याद आ रहा है आपको? ऐसा ही एक आर्टिकल चुंबकत्व में भी हम पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है चुंबकीय फ्लक्स। क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स? बहुत ही आसान सी चीज है। मैं एक छोटी सी बात आपको बता देना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। मान लिया ये हमारे पास एक सरफेस है, सरफेस, और हमने इसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया है। चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें हमने एक सरफेस रख दी। अब अगर आप इस सरफेस से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को गिन पाते हैं कि इससे कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, 100 गुजर रही हैं, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, अगर वो लाइंस गिन पाते हैं तो वो नंबर जो आएगा ना, उसी को हम इस सरफेस से गुजरने वाला क्या बोल देंगे, चुंबकीय फ्लक्स। लेकिन ना लाइंस को काउंट करना ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहीं स्ट्रांग हो सकता है, कहीं वीक हो सकता है, और वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमको दिखती नहीं है। ये तो हमारा इमेजिनेशन है कि ऐसा होता होगा, उसके हिसाब से हम चुंबकीय क्षेत्र को डिफाइन करते हैं, वो सारी चीजें समझते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं दिखती तो है नहीं, तो सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि आप काउंट कैसे करोगे। तो काउंट तो नहीं कर सकते फिर। लेकिन चुंबकीय फ्लक्स एक्चुअली क्या होता है? आंसर है, एक चुंबकीय क्षेत्र में एक सरफेस को रख दीजिए, उससे जितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरने लगेंगी उन बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या बोल देंगे, चुंबकीय फ्लक्स। लेकिन चुंबकीय फ्लक्स के साथ एक चीज जरूर हमेशा जोड़ के रखिए, तल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स। क्योंकि जब चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे जाके तो कुछ बल रेखाएं तो ऐसा निकल जाएंगी यहां से
समझ रहे हैं। लेकिन हमको कौन सी चुंबकीय बल रेखाएं चाहिए? जो तल से गुजरेंगी। तो हम बोला करेंगे तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स या तल से बद्ध चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। तो एक्चुअली चुंबकीय फ्लक्स किसको बोलते हैं? एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए किसी तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही उस तल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स या उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। बस यही परिभाषा है। लेकिन हमारे पास एक प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने बताया, बिकॉज वी कांट सी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हम देख नहीं सकते, इसलिए हम गिन भी नहीं सकते। तो इसका क्या तरीका है फिर? इसको कैसे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे इसके साथ में, जब काउंट ही नहीं कर पाएंगे? तो हमने उसका एक तरीका बना लिया अपना आराम से। क्या मेथड बना लिया? मेथड ये बना लिया, हमने बोला कि आप एक काम करो, चुंबकीय क्षेत्र में जाइए और इस सरफेस को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख दीजिए, लंबवत। और फिर उस वक्त जितना इसका एरिया है वो एरिया ले लो, और जितना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ले लो, और दोनों को आपस में क्या करवा दो? गुणा। इसी को हम बोला करेंगे तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। तो लाइन जब हम गिन नहीं पाए ना, तब हमने ये तरीका निकाल दिया कि अगर किसी तल को किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और तल के क्षेत्रफल का जो गुणनफल होगा उसको हम कहेंगे उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। ये तरीका निकाल लिया। अब गुणा करवाते हैं और बड़ी आसानी से फ्लक्स हम निकाल लेते हैं। लेकिन क्या इससे नंबर आ जाता है? हमने कैलकुलेशन का तरीका बनाया है ये कि ये जो क्वांटिटी हमको मिलेगी इसको हम बोला करेंगे कि ये है उस तल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, क्योंकि हम गिन नहीं सकते। अदरवाइज अगर हम काउंट कर लिए होते तो ये मल्टीप्लिकेशन की कोई जरूरत नहीं थी फिर आपको। लेकिन ये तो बहुत डिफिकल्ट है, तो वैसा ही हो जाएगा जैसे ये हो जाएगी आसमान में गिनिए तारे कितने। अगर मैं आपको रात में दिखाऊं कि देखिए इतनी जगह पर गिन दीजिए कितने तारे हैं, तो ये तो बड़ा डिफिकल्ट होगा ना हमारे लिए। ऐसा ही ये भी डिफिकल्ट होता है। तो जब काउंट नहीं कर पाए हम, तो फ्लक्स को कैलकुलेट करने का हमने तरीका ढूंढ लिया कि जिस तल को रखेंगे तल का एरिया ले लेंगे, जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा। मान लिया हमने ये चीज ऐसा, और आगे से इसी तरीके से फ्लक्स कैलकुलेट करने लगे फिर हम। तो सबसे पहले हम चुंबकीय फ्लक्स को डिफाइन करेंगे और इसके बाद फैराडे का एक्सपेरिमेंट करेंगे हम। ठीक है, तो मैं भी परिभाषा लिखता हूं, आप भी लिखिए जल्दी से। हमने लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है, संख्या को। लेकिन क्योंकि बल रेखाएं दिखती नहीं है तो हम काउंट नहीं कर पाते, तो परिभाषा में हमने थोड़ा बदलाव कर लिया कि यदि किसी बी तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत कोई ए क्षेत्रफल वाला तल रख दें तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी तथा तल के क्षेत्रफल ए के गुणनफल को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई बी से प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को फाई से, क्योंकि ये चुंबकीय फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसलिए बी इसके साथ हमने लगा दिया, फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। यहां एक छोटा सा फिगर बना के हमने आपको दिखाया है जिसमें आप देख रहे हैं ये एक तल मैंने रखा हुआ है। ये जो लाइंस आप देख रहे हैं चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं। मान लिया कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी तीव्रता b के बराबर है और ये उसकी डायरेक्शन है। ये इस पर मैंने a क्षेत्रफल वाला एक तल रख दिया, और तल रखा भी तो कैसे? क्षेत्रफल के बिल्कुल लंबवत। अगर बल रेखाएं ऐसी हैं ऐसे, तो तल हमने बिल्कुल ऐसा रख दिया, इसको ऐसा तिरछा, ऐसे 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 नहीं रखा, लंबवत। उस वक्त अगर आपसे मैं पूछूंगा कि इस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे? B इंटू ए। समझ आ रहा है? आपने लिखा है ना, B और A के गुणनफल को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स
मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू द सरफेस। इंग्लिश में ये लैंग्वेज बनेगी हमारी। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स मतलब लिंक्ड, कि उससे कितना फ्लक्स लिंक है। और फाई बी से क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका फॉर्मूला आ जाएगा B इंटू ए। लेकिन ये तो कब की कंडीशन है? जब तल चुंबकीय क्षेत्र के बिल्कुल लंबवत है। तो क्या हमेशा लंबवत ही रखा जाएगा? ऐसा तो नहीं है। बाई चांस कभी चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है और तल को मैंने ऐसे तिरछा कर दिया, ऐसे तिरछा कर दिया, उस वक्त क्या फॉर्मूला ये लगा सकेंगे? आंसर है उस वक्त ये नहीं लगा पाएंगे। क्यों? ये तो डेफिनेशन ही बनाई हमने लंबवत के लिए। उस वक्त कौन सा फॉर्मूला लगेगा उसके लिए थोड़ा सा देखना है। यहां पर एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं। अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स है और ये हमने प्लेन रखा है, तो क्या आप बता सकते हैं इस तल पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर की तरफ होगी? क्षेत्रफल सदिश हमेशा तल के लंबवत होता है, ऐसा क्षेत्रफल सदिश आ जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है? वो भी इसी दिशा में है। इसका मतलब क्या निकलेगा? तल का जो क्षेत्रफल होगा वो ऐसा इसके लंबवत, तो तल का एरिया वेक्टर भी ऐसा लंबवत आएगा इधर की तरफ। और चुंबकीय बल रेखाएं भी तो हमने ऐसी ही मानी है। तो चुंबकीय बल रेखाएं और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना रहेगा? 0 डिग्री। दोनों समांतर हो गए। तो यहां पर B और A एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाएंगे? 0 डिग्री। ठीक है। अब हमने तल को ऐसे नहीं रखा, तल को हमने थोड़ा सा कैसा कर लिया? तिरछा कर लिया। उस वक्त कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना ली। देखिए, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना ली। इसमें एरिया को लंबवत ना रखकर थोड़ा सा तिरछा कर दिया। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा, इतना ही बड़ा एरिया, लेकिन अगर हम इसको ऐसा तिरछा कर देंगे, पहले देखिए कितनी लाइंस इससे गुजर रही थी? 1 2 3 4 5 लाइंस इस तल से गुजर रही थी। अब अगर देखने जाओगे तो तल उतना ही बड़ा होगा, और उससे बड़ी ही लाइन बना दी है मैंने। पूरा प्लेन नहीं बनाया, लाइन से मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आप ध्यान दीजिए, ऐसा प्लेन रख दिया हमने इसमें। अब तल वही है, बस खाली कैसा कर दिया गया है? ऐसे से तिरछा कर दिया हमने। अब इसी तल से गुजरने वाला फ्लक्स कम हो गया। देखिए, पहले 5 लाइन गुजर रही थी, अब केवल 3 लाइन से 3 लाइनें इससे गुजरती हैं, 2 लाइन बाहर से चली जाती हैं। तो कैसा कर देने से? तिरछा कर देने से। और इस वक्त हम फ्लक्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? बड़ा आसान है। ये किसकी दिशा है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। क्या आप बता सकते हैं इस तल के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी? एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के लंबवत होता है, तो तल के लंबवत एरिया वेक्टर बना लो। ऐसा एरिया वेक्टर होगा। ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आ गई। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और ये एरिया वेक्टर। फाई का फॉर्मूला क्या होता है? फाई का फॉर्मूला क्या होता है? B इंटू ए। लेकिन कब? जब B और A दोनों एक ही डायरेक्शन पे हो, तब आप B और A का क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई करवा सकते हो। लेकिन इफ दे आर इन नॉट इन सेम डायरेक्शन, देन यू कांट मल्टीप्लाई देम। आप मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। तो क्या हम इस हालात में भी उन्हें एक दिशा में ला सकते हैं? अभी तो एक दिशा में नहीं है फिलहाल। ये B है तो ये A है। देख रहे हैं आप? B और A both are not parallel to each other. They are making some angle between them. दोनों के बीच कुछ कोण बन रहा है। ये देखिए एंगल बन रहा है इतना, थीटा। क्या हम कोई भी जतन करके, साइंस का कोई रूल ऐसा है जो दोनों को एक दिशा में ला सकता है? आंसर है ला सकता है। क्या? घटक बना लीजिए आप। इस एरिया वेक्टर का क्या कर लो? घटक बना लो। तो क्या आप बता सकते हैं मुझे एरिया वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बना रहा है? थीटा।
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इसका घटक कितना बनेगा? ये एरिया वेक्टर ए है, थीटा कोण बनाती हुई दिशा में घटक क्या होगा? हाँ जी, यू कॉस थीटा, ए कॉस थीटा की यू कॉस थीटा। यू कहां से आ गया था? तो ए कॉस थीटा ये घटक आ जाएगा। और अब आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ? उधर। और एरिया वेक्टर का कंपोनेंट ए कॉस थीटा भी उधर आ गया, दोनों सेम डायरेक्शन पे आ गए। तो अब तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों को कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं यदि तल चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा रखा हो, ऐसा लंबवत नहीं रखा है, थोड़ा सा तिरछा रखा हुआ है, तब माना क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी की दिशा से थीटा कोण बनाता है। इसलिए तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू, बताइए किसका किसका गुणा किया जाए? बी का और ए का, कि बी और ए कॉस थीटा का? बी और ए कॉस थीटा का। ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? अदिश। बी सदिश राशि है, क्षेत्रफल सदिश भी सदिश राशि है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये दोनों राशियां सदिश हैं और चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। कैसे पता? चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? एक्चुअली दिस इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है और संख्या एक अदिश राशि होती है। नंबर तो कांस्टेंट होता है ना, एक स्केलर नंबर होता है, तो ये अदिश राशि है और ये दोनों कैसी राशि है? सदिश। इसका मतलब है दो सदिशों का गुणा करने से हमको कैसी राशि मिल रही है? तो ये इन दोनों का किस प्रकार का प्रोडक्ट होगा? अदिश गुणन की सदिश गुणन? अदिश गुणन होगा। और अदिश गुणन में हम दो सदिशों के बीच में डॉट का निशान लगाते हैं। तो अगर इसका सदिश रूप कोई लिखने को बोलेगा तो आप कैसे लिख पाओगे? फाई बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये इसका वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। अब आप सोचेंगे इसका कॉस थीटा कहां चला गया? तो कॉस थीटा कहीं गया नहीं है। आप ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है? बी डॉट ए। बी डॉट ए का, जैसे ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो बी डॉट ए का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कहीं गया नहीं है, वो इस फॉर्मूले पे ही है। इसलिए फाई बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये चुंबकीय फ्लक्स का वेक्टर फॉर्म हो गया। और जैसा कि मैंने बताया, चुंबकीय फ्लक्स किस प्रकार की राशि है? चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। अच्छा, ये पता चला कि अदिश क्यों है? क्योंकि ये संख्या है और संख्या तो किसी भी की भी हो अदिश राशि होती है, अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या बनेगा? चुंबकीय फ्लक्स का। चुंबकीय फ्लक्स का अगर मात्रक आपको बनाना है तो मैंने हमेशा आपको सिखाया कि उसके फॉर्मूले में जो क्वांटिटीज आई हैं उनके यूनिट्स लिख दो, आपको उस राशि का यूनिट मिल जाएगा। बी का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मीटर से इसका एक मीटर कैंसिल हो गया, क्या बच गया? न्यूटन मीटर पर एम्पियर। ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बनेगा।
आपको मालूम है चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक को ना, ये जो न्यूटन मीटर पर एम्पियर बना, इसका हमने एक नाम भी रख दिया। हमने इसका एक नाम रखा वेबर। क्या नाम रखा गया इसका? वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आप न्यूटन मीटर पर एम्पियर भी कह सकते हैं, या आप बड़े साधारण से शब्दों में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर भी बोल सकते हैं। तो बार बार हमें न्यूटन मीटर पर एम्पियर नहीं बोलना पड़ेगा, ये इजी रहेगा हमारे लिए। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या बन गया? आज से वेबर बन गया। आपको एक चीज मैं और बताऊं, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट क्या बना? वेबर। इससे पहले चुंबकीय क्षेत्र के भी मात्रक हमने बनाए थे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कितने मात्रक आपने बनाए हैं? कई मात्रक बनाए, 4-5 बना के रखे हैं पहले से। एक बनाया है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, एक बना के रखा हुआ है टेस्ला, एक गॉस बना के रखा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक यूनिट हम और बना सकते हैं यहां से। फाई का यूनिट क्या होगा? वेबर। ए का यूनिट मीटर स्क्वायर। अगर ये मीटर स्क्वायर यहां भेज देंगे हम, तो बी का यूनिट क्या मिल जाएगा आपको? वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक और यूनिट क्या मिल गया हमको? वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो चाहे हम टेस्ला बोले, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक चाहे हम टेस्ला बोले, चाहे हम गॉस कहें, वो भी मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी होता है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आज से एक और मात्रक नया बन गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट क्या बना? वेबर। याद रहेगा सभी को। रही डायमेंशन की बात, तो डायमेंशन आप यहां से निकाल लीजिए। न्यूटन मीटर का डायमेंशन mL2T-2 अपॉन एम्पियर। एम्पियर का डायमेंशन A। तो फाई का जो विमीय सूत्र होगा, देखो फिर से, न्यूटन इंटू मीटर, ये एक प्रकार से जूल भी है। न्यूटन मीटर जूल होता है, और जूल वर्क का यूनिट है, और वर्क का डायमेंशन क्या होता है? mL2T-2। और अपॉन में कौन आ रहा है? एम्पियर। तो अगर आप इसकी डायमेंशन निकालने जाओगे तो mL2T-2 A-1। एम्पियर भी तो ऊपर आ जाएगा, A-1 होके ऊपर आ जाएगा। तो ये फ्लक्स का डायमेंशन हो गई। तो ये अभी अभी हमने पढ़ा चुंबकीय फ्लक्स के बारे में कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। एक बार जल्दी से इसको एक बार और देख लेते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स, एक्चुअली चुंबकीय फ्लक्स किसको बोलेंगे? किसी तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स बोलेंगे। लेकिन क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसको कैलकुलेट करने का एक तरीका बना लिया कि अगर कोई भी तल किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा हो, उस वक्त आप एक काम करिएगा, इसका एरिया लेना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लेना, दोनों का गुणा करवा देना। इससे जो कुछ मिलेगा उसको हम आज से बोलेंगे चुंबकीय फ्लक्स। प्रदर्शित किससे करेंगे? फाई बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर तल तिरछा रखा हो तब क्या करना? तल अगर तिरछा रखा हो तो भी क्या B इंटू ए सूत्र लगाएंगे आप? नहीं। उस वक्त कैसे कैलकुलेट करेंगे? B इंटू ए इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या चीज है यहां पर? चुंबकीय क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश, इन दोनों के बीच का कोण है। मतलब वेक्टर B और वेक्टर A के बीच का कोण। सिंपल सी लैंग्वेज में यहां लिखा भी है, क्षेत्रफल सदिश वेक्टर A व वेक्टर B की दिशा से थीटा कोण। तो वेक्टर B और वेक्टर A के बीच बनने वाला कोण यहां पर थीटा होगा। अगर लंबवत रख दोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री। समझ आ रहा है कुछ आपको? और देखो, क्या ये फॉर्मूला इस पे लागू हो पाएगा? आंसर है लागू होगा। यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी थी जब लंबवत तल रखा था आपने? 0। तो अगर हम थीटा की जगह 0 लिखेंगे तो फाई की वैल्यू क्या आएगी? cos 0। cos 0 का मान 1 का गुणा BE से करवाइए, BA वैल्यू आ जाएगी। नहीं समझ में आया? और अगर
देखो तल ऐसा है तो थीटा कितना 0 डिग्री, हमने ऐसा कर दिया, अब थीटा कितना 90 डिग्री। कैसे? एरिया वेक्टर कैसा बनाओगे? ऊपर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र किधर की तरफ है? इधर की तरफ। तो अगर तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रख दिया आपने तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, और अगर तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख दिया आपने तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो बाई चांस मैंने तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रख दिया ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है और तल को ऐसे रख दिया। अब इससे कितना चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा बता सकते हैं? थीटा कितना होगा इस स्थिति पे 90 डिग्री। अगर थीटा 90 होगा, यहां लिखिए cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 0, तो फ्लक्स भी कैसा? इसका मतलब उस वक्त तल से गुजरने वाले फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? इसका मतलब उस समय तल से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। और बात सही है यार, आप खुद सोच के देखो, बहुत सारी बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं और आपने इस तल को कैसा लगा दिया? ये मुड़ रहा है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको। एकदम इतना पतला सा तल है और उसको हमने ऐसा लगा दिया। देखो ये तो बीच में रह जाएगा ना, बल रेखा तो ऊपर नीचे से निकल जाएगी, इसमें कहां गुजर रही है एक भी बल रेखा। जब ऐसे कर दोगे तो खूब सारी बल रेखाएं गुजरना स्टार्ट हो जाएंगी, जब ऐसे कर दोगे तो बल रेखाएं 0, ऐसे कर दिया बल रेखाएं मैक्सिमम, ऐसे कर दिया फिर से बल रेखाएं 0। तो अगर तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा? मैक्सिमम की 0? मैक्सिमम। अगर तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो 0, तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो थीटा 0 डिग्री, और तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो थीटा 90 डिग्री। और अलग अलग उनके फॉर्मूले। अदिश राशि है चुंबकीय फ्लक्स, यूनिट वेबर बनाया हमने, इसकी मदद से बी का भी एक मात्रक बना लिया वेबर पर मीटर स्क्वायर, और 5e की डायमेंशंस आ गई ml2t-2 a-1। तो ये सारा कुछ चुंबकीय बल रेखा है। बट यू हैव टू रिमेंबर दैट एक्चुअली व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज एक्चुअली only the number of lines which are passing through the plane। किसी तल से बल रेखाएं जितनी गुजरती है उनका नंबर ही फ्लक्स कहलाएगा एक्चुअली। अगर नंबर कम है तो हम बोलेंगे फ्लक्स, इससे बद्ध फ्लक्स कैसा है? कम। अगर नंबर ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे इससे बद्ध फ्लक्स ज्यादा है। बस ये दो चीजें आपको याद रखनी। कैलकुलेशन आपके सामने है, कैसे करेंगे, बिकॉज फील्ड लाइंस हम काउंट कर नहीं सकते, तो तरीका कैलकुलेशन का हमने बदल दिया है बस। सो आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें। और इसके बाद अब हम देखने के लिए तैयार हैं कि फैराडे ने जब ये सोचा कि अगर करंट से चुंबकीय क्षेत्र बनाया जा सकता है तो चुंबकीय क्षेत्र से करंट भी बनाई जा सकती होगी, और उसको दिखाने के लिए, उसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया वो हम देखना चाहते हैं। क्या आप देखना चाहते हैं? सो आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर दें, इसे मैं हटाना चाहता हूं अभी। तो फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया इसे लेकर के, वो इस तरह से किया कि उनको ये देखना था कि अगर चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे हम तो क्या किसी भी चालक तार में या किसी कॉइल में हम करंट बना सकते हैं। तो उसके लिए जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बहुत डिफरेंट तरीके से किया। कैसे डिफरेंट तरीके से, मैं उसकी एक एक स्टेप आपको दिखाता चलूंगा और आप ध्यान से समझते चलिए। स्टेप 1 उन्होंने किया ये कि एक उन्होंने कॉइल बनाई। देखिए कॉइल तो आप समझते हैं, उस कॉइल के दोनों सिरों पर, भाई कॉइल जब बनाएंगे तो इसके तार के दो सिरे एक तरफ से लपेटना शुरू करेंगे जहां से, और एक जो दूसरा सिरा जाएगा, दोनों सिरों के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। बैटरी नहीं, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और यहां दूर एक चुंबक लेके खड़े हो गए। मान लिया ये चुंबक का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो उन्होंने क्या कर दिया, ये कॉइल है और इसके पास उन्होंने क्या रख दिया, चुंबक। नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी
ये देखिए नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकली ऐसे, ऐसे नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकलने लगी। जैसे ही नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकली, इस कॉइल में पड़ी, और ये चुंबक उस समय कैसा है, ये चुंबक उस समय रुका हुआ है, ये चल नहीं रहा मैग्नेट, लेकिन चुंबक से निकलने वाली बल रेखाएं कॉइल में पड़ी। उन्होंने देखा, क्योंकि उनको तो ये था ना कि अगर हम कॉइल के चारों तरफ क्या बना देंगे, चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर देंगे, तो कॉइल में क्या बन जानी चाहिए, करंट। और इसीलिए उन्होंने बैटरी नहीं लगाई थी, क्या लगा के रखा था, गैल्वेनोमीटर, कि अगर इतनी सी भी करंट बनेगी ना सर्किट पे, तो ये गैल्वेनोमीटर हमको क्या कर देगा, हमें इंडिकेट कर देगा कि सर्किट में करंट आ गई। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है? फैराडे क्या करना चाहते थे, ये बात आपको पता है, क्या करना चाहते थे? जो आप समझ नहीं रहे हो, फिर से सुनिए। इससे पहले क्या देखा गया था कि धारा से क्या बन जाता है, चुंबकत्व तो पैदा होता है। तो फैराडे के दिमाग में आया कि अगर हम चुंबकत्व तो दे दें किसी चालक को, किसी कंडक्टर को, या किसी कॉइल के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर दें, तो उसमें क्या बन जानी चाहिए, उसमें करंट बन जानी चाहिए। फिर तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने ना एक कॉइल ले ली, यहां पे इस कॉइल के तार के दोनों सिरों के बीच उन्होंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और इसके नजदीक एक मैग्नेट को लेके आए कि हम मैग्नेट लाएंगे अगर कॉइल के पास में। ये मैं कॉइल ले लेता हूं यहां से, ये कॉइल है कि अगर इसके पास में हम कोई चुंबक लेके आएंगे तो इससे फ्लक्स गुजरेगा, फ्लक्स गुजरेगा, चुंबकीय क्षेत्र इसमें पड़ेगा, और अगर इसमें चुंबकीय फ्लक्स पड़ेगा तो इसमें क्या बन जाएगी, धारा बन जाएगी। और इसीलिए कॉइल के साथ उन्होंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। ठीक, अभी ये मैग्नेट कैसा है, रखा हुआ है, कितनी बल रेखाएं इससे गुजर रही हैं, 1 2 3 4 5, और मैग्नेट चल नहीं रहा है, रुका हुआ है। हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर में करंट ने हमको दिखाया I = 0। कितना अजीब है। सोचा क्या था फैराडे ने कि जैसे ही चुंबक रखेंगे, कॉइल के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र में क्योंकि वो कॉइल रखी होगी तो उसमें करंट बहना शुरू हो जाएगी, तो गैल्वेनोमीटर इंडिकेशन दे देगा। पर हुआ इससे उल्टा, चुंबकीय क्षेत्र के लिए चुंबक रखा हमने, बल रेखाएं भी गुजरी इससे, पर करंट इसमें नहीं आई। तो उनके दिमाग में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आया कि या तो फिर ऑरेस्टेड ने जो देखा वो गलत है, और अगर वो सही है तो फिर न्यूटन का तीसरा नियम गलत है कि दुनिया में हर चीज का उल्टा होता है, नहीं हो रहा है। अब किसको गलत ठहरा दिया जाए? तो उन्होंने गलत ठहराने से पहले अपने एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया और करने की उन्होंने कोशिश की। देखिए, वैसे उन्होंने बहुत तरह से इसको किया, मैग्नेट को इधर के बजाय उधर रखा, बहुत कुछ करने के बाद भी जब उनको सफलता नहीं मिली तो उन्होंने और डिफरेंट तरीके से उसको करना स्टार्ट किया। क्या शुरू कर दिया उन्होंने? मैग्नेट को चलाना शुरू कर दिया। ये स्टेप 2 देखिए। अब वो मैग्नेट को क्या करने लगे, मैग्नेट को इसके पास लेके जाने लगे। देखो, अब ये मैग्नेट ऐसे चल रहा है, इस कॉइल में ऐसा ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और इस वक्त मैग्नेट कुछ न कुछ वेग से गति कर रहा है। जब गति करने लगा तो हमने देखा इसकी बल रेखाएं जो थी किससे बनी, कितनी बनी थी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही बना लेते हैं इस पे भी। अब ध्यान से देखिए, जब वो इसके पास लेके जा रहे थे और चुंबक गति कर रहा था, उस वक्त उनको दिखाई दिया कि गैल्वेनोमीटर की जो इंडिकेटर है वो थोड़ा सा ऐसे चला, थोड़ा सा ऐसे चला। गैल्वेनोमीटर का इंडिकेशन देना इस बात का संकेत है कि परिपथ में जरूर थोड़ी बहुत करंट आई।
तो उनको करंट मिली। लेकिन जितनी देर तक ये चुंबक रखा रहा, रुका रहा, चला नहीं, उतनी देर तक कोई करंट उनको दिखी नहीं सर्किट में। जब उन्होंने मैग्नेट चलाना शुरू किया, उस वक्त उसमें सर्किट में करंट दिखी। यहां तक चला के लाए और यहां ला के रख दिया उन्होंने। ये मैग्नेट को यहां पर लाए और लाकर यहां पर इसको रख दिया। रख दिया तो इसका वेग फिर क्या हो गया? अब रख दिया तो वेग फिर से क्या हो गया? जीरो। जैसे ही इसका वेग जीरो हो गया, क्या अब बल रेखाएं नहीं निकल रही थी? अब भी बल रेखाएं इससे गुजर रही थी, निकल रही थी, उससे गुजर भी रही थी, सब बातें थी। पर एक बार फिर से हमें दिखा कि अब इसका गैल्वेनोमीटर का इंडिकेटर फिर से जीरो दिखाने लगा। इसका मतलब इसमें करंट फिर से नहीं आ रही है। दूर था तो भी करंट नहीं आई थी, पास लाके रख दिया तो भी करंट खत्म। केवल उतनी देर तक करंट मुझे दिखी जितनी देर तक हमने चुंबक को क्या किया? चलाया। जितनी देर तक हमने चुंबक को चलाया, केवल उतनी देर तक हमको इस पे करंट दिखी। तो हमको ऐसा लगा कि हो सकता है चुंबक को चलाने में ऐसा कुछ होता होगा, चुंबक की वेलोसिटी में ही कुछ ऐसा होता होगा जिसमें करंट पैदा कर देती है। तो जब जब वो चलाया जाता था मैग्नेट को, चाहे इधर से इधर ले आओ या दूर ले जाओ, अब जैसे हमने रख दिया है इसको, और अगर हम इसको अब दूर ले जाना शुरू कर दें, ये कॉइल हमने बनाई, ये गैल्वेनोमीटर, और ये जो मैग्नेट अभी पास में लाके रख दिया गया था, अब हम इसको पीछे की ओर ले जाने लगे। देखो, यानी कि इसमें फिर से हमने कुछ ना कुछ वेग पैदा कर दिया, चलाने लगे हम इसको। अब ये रुका नहीं है, हमको फिर से इसमें कुछ करंट दिखाई पड़ी। फर्क बस इतना था कि जब इसको ले जा रहे थे तो करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे होगी, तो अब जब हम इसको दूर ले जाने लगे तो ये करंट एंटी क्लॉकवाइज हो गई होगी। करंट ने अपनी डायरेक्शन बदल दी, बट करंट मुझे गैल्वेनोमीटर में दिखी। और दूर ले जा करके जैसे ही उन्होंने मैग्नेट को ऐसा रख दिया, छोड़ दिया। हाँ, जब ले जा रहे थे तो उस समय क्या था? उस समय भी बल रेखाएं निकल रही थी इससे, ठीक है, उस वक्त भी बल रेखाएं निकल रही थी। बल रेखाएं तो हमेशा निकलेंगे, मैग्नेट है तो। और यहां जाके फिर से उन्होंने इसको क्या कर दिया? रख दिया, रोक दिया। जब रोक दिया तो करंट फिर से जीरो हो गई। तो हम इसको देखकर उन्होंने उस वक्त उनके माइंड में ये आया कि जरूर, अब आप देख सकते हो, जब जब चुंबक रुकेगा उस वक्त गैल्वेनोमीटर कोई करंट नहीं दिखाता सर्किट में। लेकिन जितनी देर तक चुंबक चलता रहेगा, फिर चाहे वो कॉइल के पास जाने वाली चलना हो या कॉइल से दूर की तरफ जाने वाला उसका चलना हो, अगर मैग्नेट चलेगा तो करंट पैदा होगी। अगर रखा रहेगा तो करंट फ्लो नहीं हो सकती, करंट प्रोड्यूस ही नहीं हो सकती। अब एक चीज और, क्योंकि जब ये चलाते हैं, चाहे पास ले जाएं या दूर, इसमें करंट बनती है। क्या हमने इससे कॉइल को टच कराया? टच तो नहीं कराया। क्या कॉइल का और मैग्नेट का कोई कांटेक्ट हुआ? नहीं हुआ। लेकिन दूर रहकर भी इस मैग्नेट ने कॉइल में क्या उत्पन्न कर दी? वैद्युत धारा। तो यही तो है इंडक्शन, इसी को तो बोलते हैं प्रेरण। बिना टच किए अगर किसी में आप कोई मैकेनिकल एक्शन करवा सकते हैं तो उसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रेरण। समझ में आया आपको? तो इस चुंबक ने या चुंबकीय क्षेत्र ने इस कॉइल में क्या उत्पन्न करवा दिया? विद्युत, और बिना टच किए हुए। इसीलिए इस घटना का नाम पड़ गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कुछ बात समझ में आई? लेकिन अब तक उन्होंने देखा कि जब जब मैग्नेट चलेगा केवल उतनी देर रहेगा। तो उनके मन में बात आई कि क्या केवल चुंबक चलने से ही ये हो सकता है? अगर हम चुंबक रख दें और कॉइल को चलाएं तो क्या नहीं हो सकता ये? अब उन्होंने चुंबक रखा, कॉइल चलाई, उन्होंने देखा यही चीज उसमें भी मिल रही थी। क्या? कि अगर हम चुंबक तो रखा ही रखा है, कॉइल को अगर चुंबक के पास रख दें तो कोई करंट इसमें नहीं मिलती थी।
अगर हम इसके पास ले जाते थे करंट बन जाती थी, उत्पन्न होती थी, और पास जाके रख दो फिर करंट खत्म। तो दूर ले जाना शुरू करते थे फिर करंट उत्पन्न होती थी, और दूर ले जाकर रख दो करंट फिर जीरो। अब उनको एक बात समझ में आ गई कि अगर किसी कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र से करंट बनानी है, उत्पन्न करवानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो चुंबक को और या तो कॉइल को आपको क्या करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। बिना दोनों में से किसी, अच्छा दोनों चला दे तो क्या होगा, ये भी तो हो सकता है। अगर हम दोनों चला दे तो क्या होगा, ऐसा। तो उन्होंने देखा, जब दोनों चलाया ना उन्होंने, तो भी देखा कि जितनी देर चलते हैं उतनी देर इसमें करंट उत्पन्न होती है, और अगर रख दो फिर चाहे दूर रखो या पास रखो, इस कॉइल में करंट जीरो हो जाती थी गैल्वेनोमीटर में। तो इन सब चीजों को देख करके फैराडे के माइंड में एक चीज आई। सबसे प्राइमरी चीज जो थी वो ये थी कि इसका मतलब है कि कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच अगर हम सापेक्ष गति करते हैं, सापेक्ष गति का मतलब है कॉइल को रख के मैग्नेट चलाओ या मैग्नेट को रख के कॉइल चलाओ या दोनों को गति करवाओ। अगर हम मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन करवाते हैं तो कॉइल में एक वैद्युत धारा उत्पन्न होती है, अदरवाइज कॉइल में वैद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो उनके दिमाग में उस वक्त ये आया कि वेग से इसका कोई रिलेशन है, क्योंकि चलने से ही सब कुछ हो रहा है, और चलने में या तो कॉइल और या मैग्नेट दोनों के पास क्या होता है, वेग, तो पक्का वेग से कुछ होगा। फिर उनके मन में एक चीज और खटकी और एक्सपेरिमेंट की दिशा बदल दी उन्होंने। अपने एक्सपेरिमेंट की दिशा बदल दी क्योंकि उस वक्त तक उनको यह यकीन हो चला था कि किससे इफेक्ट आ रहा है, वेलोसिटी से। वेलोसिटी का इन्वॉल्वमेंट कुछ है यहां पर समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। अब उन्होंने तरीका बदल दिया एक्सपेरिमेंट को करने का, एक्सपेरिमेंट को करने का तरीका उन्होंने बदल दिया। क्या बदल दिया, देखिए क्या किया उन्होंने, ध्यान से समझिएगा। ये एक कॉइल ले ली उन्होंने और उसके बगल में एक और कॉइल ले ली उन्होंने, ठीक है। जो दो कॉइल्स ली उनमें से एक कॉइल में उन्होंने एक बैटरी लगा दी, प्लस माइनस, और बैटरी के साथ में उन्होंने एक स्विच भी लगा दिया साथ में, कि हम इस स्विच से जब चाहेंगे बैटरी से करंट कॉइल में फ्लो करवाएंगे और जब चाहेंगे करंट को ऑफ कर देंगे। जो बगल में कॉइल रखी उन्होंने, इस कॉइल में उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। इसमें कोई बैटरी नहीं लगाई, इसमें क्या लगा दिया उन्होंने, गैल्वेनोमीटर। अब क्या किया आप जानते हैं, उन्होंने ये किया कि इसका स्विच ऑन किया। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे कॉइल में क्या फ्लो होगी, करंट, और करंट से क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन किया कॉइल में करंट फ्लो हुई, करंट फ्लो होने से इसने एक चुंबकीय फ्लक्स बना दिया, और इससे जो चुंबकीय फ्लक्स बना, इससे जो चुंबकीय फ्लक्स बना, वो चुंबकीय फ्लक्स बगल वाली कॉइल को टच करना शुरू कर दिया। आजू बाजू रखी थी, ऐसा दूर नहीं रखा, बगल बगल बिल्कुल रखा, अगल बगल। तो एक कॉइल में जो करंट फ्लो हुई उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना, और वो मैग्नेटिक फील्ड बना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से चली और दूसरे कॉइल में टच हुई। अब उन्होंने क्या देखा, देखा ये कि जब स्विच ऑन करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको स्लो मोशन में आपको समझना पड़ेगा। जब आप स्विच ऑन करते हो, स्विच ऑन करने से पहले इसमें कितनी करंट थी, स्विच ऑन नहीं किया हमने, करंट बताइए इसमें, जीरो। और जब आप स्विच ऑन करोगे तो जीरो से करंट कितनी पहुंचेगी, कुछ पहुंचेगी मैक्सिमम 1 एम्पियर 2 एम्पियर कुछ तो होगी, यानी कि करंट बदलेगी। जीरो से आई पहुंचे, जब जीरो से आई पहुंची तो हम क्या देखते हैं कि इसमें करंट बहना शुरू हो गई। इसके गैल्वेनोमीटर ने हमको दिखाया कि करंट फ्लो हो रही है। तो जो सेकंड कॉइल है उसमें हमको करंट मिली, उसमें हमको करंट मिली। कितनी मिली, देखो आई यहां लिख दिया। जरूरी नहीं कि इसमें भी उतनी ही करंट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल एक तरीका मैं बता रहा हूं आपको, समझा रहा हूं कि क्या देख रहे थे वहां पर, क्या देखा जा रहा था। तो जब हम स्विच ऑन करते हैं
उतनी देर जीरो से करंट जब मैक्सिमम पहुंचती है, इसको हम आई ना लिखकर मैक्सिमम लिख देते हैं। तो करंट जीरो से मैक्सिमम होती है, उतनी देर सेकेंड कॉइल में हमको करंट दिखी। गैल्वेनोमीटर का इंडिकेटर ऐसे चला, अब गैल्वेनोमीटर का इंडिकेटर चला मतलब करंट वही होगी उस पर। इसके बाद स्विच ऑन हो गया, अब ऑन है। अगर स्विच ऑन है ऑलरेडी, तो अब बताइए इसकी करंट कितनी, क्या बढ़ रही है? बढ़ नहीं रही है। आई है, थोड़ी देर बाद देखा आई है, थोड़ी देर बाद देखा, नहीं सॉरी मैक्सिमम लिख रहे हैं, उसको मैक्सिमम लिख लो। थोड़ी देर बाद देखा अभी भी उसकी करंट उतनी ही है, और थोड़ी देर बाद देखा अभी भी मैक्सिमम करंट है। लेकिन अब हम सेकेंड कॉइल में जब देखते हैं तो कोई करंट हमको नहीं मिलती। करंट कितनी हो गई? जीरो। मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात? फर्स्ट कॉइल का जब हमने स्विच ऑन किया, उस वक्त अचानक से करंट जीरो से मैक्सिमम हुई। जीरो से जब मैक्सिमम हुई, केवल उतनी देर तक इसमें करंट मिली हमको। अब मैक्सिमम हो चुकी, करंट बह रही है इस पे, स्विच ऑन है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। अब जब मैक्सिमम ही रह रही है तो कोई करंट नहीं मिल रही है, फिर खत्म हो गई करंट। इसके बाद हमने क्या कर दिया? इसके बाद हमने स्विच को क्या कर दिया? ऑफ। तो अब फिर से देखो, जब आप स्विच ऑफ करोगे जाके उसका, अब फर्स्ट कॉइल में करंट का क्या होगा? फर्स्ट कॉइल में जो करंट होगी वो मैक्सिमम से फिर क्या होगी? इस बार मैक्सिमम से जीरो होगी। तो हम क्या देखते हैं कि जो सेकेंड कॉइल है ना, उसमें फिर से हमको करंट मिलना शुरू हो गई। और जब स्विच पूरी तरीके से ऑफ हो गया, ऑफ हो गया मतलब करंट जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, बदल ही नहीं रही है, स्विच ऑफ है इसका, करंट बिल्कुल बहना बंद है। उस वक्त सेकेंड कॉइल पे भी करंट कैसी है? जीरो है। ये क्या चल रहा है? कुछ मेरी बात समझ में आई? क्या देखा उन्होंने? या तो स्विच ऑन करो बगल वाली कॉइल का तो इसमें करंट मिलेगी, या तो इसका स्विच ऑफ करो तो करंट मिलेगी। अगर ऑन करके रख दो तो करंट नहीं मिलेगी, ऑफ करके रख दो तो भी करंट नहीं मिलेगी। तो अब फैराडे का वो भ्रम टूट गया। क्या? जो यहां देख के पहले उनके मन में क्या ख्याल आया था कि जरूर वेग से कोई संबंध है। अब ना तो ये चल रहा है, ये कॉइल ना तो चल रही है, ना तो ये कॉइल चल रही है। क्या दोनों में से किसी कॉइल को हमने चलाया? इसको चलाया? नहीं चलाया। दोनों को चलाया? किसी को नहीं चलाया। तो वो जो उनका डाउट था कि जरूर करंट का पैदा होना किस पर डिपेंड करता है? वेग पर, यहां से खत्म हो गया। अगर वेग पर निर्भर करता होता तो इस बार तो दोनों में कोई नहीं चल रहा है, दोनों में से किसी के पास भी वेग नहीं है, तो भी करंट पैदा तो हो रही बीच बीच में। तो क्यों हो रही है? इसका मतलब नहीं दिमाग में आई बात। मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, इसको देखकर आप भी एक मिनट के लिए क्या सोचने लगे थे कि जरूर करंट पैदा होने के पीछे वेलोसिटी का कोई रीजन होगा। लेकिन अब देखो बेटा, ना ये कॉइल में चला रहा हूं, ना इस कॉइल को चला रहा हूं, फिर भी कभी कभी बीच में करंट उत्पन्न हो जाती है। तो अब आपके मन से भी ये चीज चली गई होगी शायद कि जरूर इसका वेग से कोई रिलेशन नहीं है। फिर रिलेशन है तो आखिरकार किससे है? तो अब मैं आपको समझाता हूं, आप ध्यान से देखें। रिलेशन मेनली अब फैराडे को सारा माजरा समझ में आ गया। माजरा ये था पूरा का पूरा कि ये कॉइल है, जब हम मैग्नेट को दूर रखते हैं, अगर इससे एज एग्जांपल 7 फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो जब दूर होती हैं तो इससे निकलती तो 7 है, पर गुजरती कितनी है? 5। 5 गुजर रखे हैं दोनों, अभी भी 5 है, रखे हैं तो अभी भी 5 है, जितने देर रखे रहेंगे 5 ही रहेंगे। जब हम चलाना शुरू करते हैं तो ये फील्ड लाइंस 5 की कितनी होना शुरू हो जाती हैं? 7 होना स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होने लगता है? बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है, परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और जब चलाते हैं
तो एक काम तो क्या हो रहा है, कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और दूसरा काम इसमें वैद्युत धारा का पैदा होना, यह भी हो रहा है। जब पास में रख देते हैं तो कितनी बल रेखाएं भरपूर गुजरने लगी इससे? 7। अगर रखा रहने दें आधे घंटे तक तो कितनी बल रेखाएं गुजरती रहेंगी? 7। लेकिन क्या उतनी देर तक कोई एक्शन होता है इसमें, कोई करंट मिलती है? नहीं मिलती। जब फिर से दोबारा दूर ले जाते हैं हम, जब फिर से दोबारा दूर ले जाते हैं तब फिर इसमें करंट मुझे मिलती है। अब दूर ले जाने में क्या हो रहा होगा? इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कमी हो रही होगी कि वृद्धि हो रही होगी? कमी हो रही होगी। जैसे जैसे दूर जाएगा 7 की 6 हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। इसका मतलब है जितनी देर तक रखे रहोगे उतनी देर तक करंट नहीं पैदा हो रही थी, लेकिन जब चलाते हैं तभी करंट पैदा होती है। तो अब हमको एक बात समझ में आने लगी कि जब किसी कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है ना, उसमें जब परिवर्तन होता है, चाहे वो चुंबकीय फ्लक्स बढ़े चाहे वो चुंबकीय फ्लक्स घटे, केवल उस वक्त उसमें क्या उत्पन्न होती है? वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। आप मैग्नेट को बिल्कुल पास पास रख दो, कुंडली से बहुत सारी बल रेखाएं गुजरेंगी, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, लेकिन उस वक्त क्या इसमें विद्युत धारा पैदा होगी? नहीं पैदा होगी। तो विद्युत धारा पैदा करने के लिए जरूरी क्या है? उस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का बहुत ज्यादा होना जरूरी है, बहुत कम होना जरूरी है, कि उसका परिवर्तित होना जरूरी है, उसका परिवर्तित होना जरूरी है। चाहे 1 लाख बल रेखाएं गुजरना शुरू हो जाएं लेकिन कोई करंट फ्लो नहीं होगी, या एक भी बल रेखा ना गुजरे फिर भी कोई करंट फ्लो नहीं होगी, लेकिन अगर एक भी बल रेखा का परिवर्तन होगा इसमें तो वैद्युत धारा उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगी। यही चीज इसमें भी हो रहा था। जब आप स्विच ऑन करते हैं तो करंट अचानक से 0 से क्या हो रही है? मैक्सिमम। तो बल रेखाएं भी तो 0 से मैक्सिमम हो रही थी। उस समय इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा था? परिवर्तन, और इसीलिए इसमें हमको करंट मिली। स्विच ऑन करके छोड़ दिया हमने, मान लिया 1 लाख बल रेखाएं गुजरना शुरू हो गई, लेकिन जब स्विच ऑन करके छोड़ दिया तो 1 लाख गुजर रही है, 10 मिनट बाद भी 1 लाख है, उसके 10 मिनट बाद भी 1 लाख है। क्या बदल रही हैं? बदल नहीं रही हैं। अगर बदल नहीं रही तो करंट भी 0 है, कोई करंट उत्पन्न नहीं हो रही। फिर दोबारा जब हमने स्विच ऑफ किया तो कितनी बल रेखाएं गुजर रही थी? 1 लाख। जब हमने स्विच ऑफ किया तो वो 1 लाख बल रेखाएं सिमट के फिर कितनी हुई? 0। परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? और जब परिवर्तन हुआ फिर से हमें गैल्वेनोमीटर ने करंट दिखाई, और इसका अगर हम करंट बिल्कुल खत्म कर दिया, हमने स्विच ऑफ करके छोड़ ही दिया, छोड़ के चले गए, अब करंट अभी भी 0 है, 10 मिनट बाद भी 0 है, 10 मिनट बाद भी 0 है, 10 मिनट बाद भी 0 है। क्या बदल रही है करंट? अगर बदल नहीं रही तो चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव नहीं आ रहा, बदलाव नहीं आ रहा, करंट भी 0 है। तो फैराडे ने इन सबको देखा और अपने एक रूल बना दिया सीधे कि अगर किसी कुंडली से गुजरने वाला या उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो विद्युत धारा उत्पन्न नहीं हो सकती। बल रेखाएं चाहे 1 करोड़ गुजरवा दो, कॉइल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन करंट के पैदा होने के लिए व्हाट इज नेसेसरी? चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज नेसेसरी। कॉइल का चलना जरूरी है क्या? चलना जरूरी नहीं है। अगर चलना जरूरी होता तो यहां कोई करंट पैदा नहीं हुई होती, क्योंकि हमने चलाया नहीं यहां पर किसी को। तो चलना भी जरूरी नहीं है। सबसे नेसेसरी चीज क्या है कि किसी भी कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। बस ये फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकाला। क्या आपको समझ में आई सारी बातें? नहीं समझ में आया? आया। और आप जानते हो इस घटना का नाम क्या रखा गया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्यों? क्योंकि यहां पर परिवर्तन हमने किसमें किया? चुंबकीय फ्लक्स में। पैदा क्या हुई? विद्युत धारा। क्या टच कराना पड़ा? दूर से हुआ ना सारा काम, इसलिए उसके पीछे क्या लगा दिया? प्रेरण। तो पूरा नाम पड़ गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ आ रहा है? तो इसको लेकर उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा बनाई। क्या परिभाषा बनाई सुन लीजिए, और इसके बाद फिर लिखते हैं हम लोग। उन्होंने डेफिनेशन बनाई कि यदि किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में
परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यदि कुंडली बंद परिपथ में है तो उसमें धारा भी बहने लगती है। समझ में आया आपको? इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। बस, नहीं समझ आया आपको? आया? नहीं आया? फिर से अच्छा एक बार सुन लीजिए कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में तेजी से परिवर्तन किया जाता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत वाहक बल मतलब वो चीज जिसके पास करंट फ्लो करवाने की ताकत होती है। ठीक है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और अगर कुंडली बंद परिपथ में है, बंद परिपथ में है मतलब आपने कहीं जोड़ रखा है उसको, तो उसमें क्या होना शुरू हो जाएगी? धारा भी बहना शुरू हो जाएगी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को ही क्या बोलेंगे हम? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। ठीक है, समझ आया अभी? तो अब इसको नोट कर लेते हैं सभी लोग। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा हमने बनाई कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में तेजी से परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और यदि कुंडली बंद परिपथ में हो तो उसमें से विद्युत धारा भी प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। और इस तरह से फैराडे ने चुंबक से क्या बना दिया? चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न करवा दी। देखिए, लेकिन याद रहे कि अगर मैग्नेटिज्म से आप करंट को डेवलप करना चाहते हैं, करंट को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी क्या है? कॉइल और चुंबक को एक दूसरे के पास रखना जरूरी है। क्या जरूरी है? सबसे जरूरी यह है कि कुछ भी करिए पर कुंडली से जो चुंबकीय फ्लक्स बद्ध हो उसमें क्या होना चाहिए? उसमें परिवर्तन होना चाहिए। आप कोई भी जतन करिए, कोई भी जतन करिए, अगर किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो जरूर उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा अर्थात उसमें धारा प्रवाहित करने की ताकत आ जाएगी। और अगर उसको बंद परिपथ में लगा देंगे, कहीं सर्किट में जोड़ देंगे, तो उसमें करंट भी क्या होने लगेगी? बहना शुरू हो जाएगी। तो फाइनली फैराडे ने यह करके दिखा दिया कि सिर्फ धारा से चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ऐसा नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र से धारा भी बनाई जा सकती है। तो ना तो ऑरेस्टेड का नियम गलत है और ना ही तो न्यूटन का तीसरा नियम गलत है, दोनों सही है। बस फर्क इतना है कि थोड़ी देर लगी ये समझने में कि किस लिए ऐसा हो रहा है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हमें ये समझने में हमको टाइम लगा बस। अब देखने की बात यह है कि जैसे हमने बता तो दिया कि अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और उसमें अगर कुंडली बंद परिपथ में है तो धारा भी बहने लगेगी। अब देखने वाली बात यह कि कॉइल अगर रखेंगे और फ्लक्स परिवर्तन करेंगे तो उसमें विद्युत धारा किस दिशा में बहेगी, हमको यह देखने की जरूरत है। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन कल करेंगे। अब शायद आज आपकी बात आपको समझ में आ गई है, तो बाकी चीजें हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।